मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सब विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। 10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत सबसे पहले पाठ्यक्रम, उसके अंक भार और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके बारे में जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत टोटल 20 पाठ है, जिसके अंतर्गत पहला पाठ है स्वर्णिम भारत का इतिहास। स्वर्णिम भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक जानकारी प्रदान की जाएगी। ये पाठ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 5 अंक का है, जिसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है वो 1 अंक का आता है और दूसरा क्वेश्चन है वो 4 अंक का इसके अंतर्गत आता है। इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले देखा जाए तो महाजनपद काल की पद्धति, उनका प्रशासन, इसके अलावा मौर्य काल, गुप्त वंश, हर्यक वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था, समाज के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इसी पाठ के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि प्राचीन काल के अंतर्गत शक, होम, कुषाण, इन विदेशी जनजातियों ने भी किस तरीके से भारत में प्रवेश किया और भारतीय संस्कृति, समाज और विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, कौन कौन से संघर्ष हुए, ये सब जानकारी इस पाठ के अंतर्गत प्रदान की गई है। इसके बाद में दूसरा पाठ है जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत। इस पाठ के अंतर्गत 1206 से 1757 ईस्वी तक की जानकारी प्रदान की गई है। ये पाठ भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 5 अंक का आता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो छोटा होता है वो 1 नंबर का होता है और दूसरे वाला जो क्वेश्चन होता है वो 4 अंक का होता है, इसलिए 1+4 लिखा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के अंतर्गत भी हमारे देश के अंतर्गत मध्यकालीन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। अर्थात संघर्षकालीन भारत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश अर्थात दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोदी वंश की जानकारी दी गई है। गुलाम वंश की बात करें तो इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले अपन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। उसके बाद में इल्तुतमिश की प्रशासनिक जानकारी है वो प्रदान की जाएगी। इसके बाद रजिया सुल्तान, जो विश्व इतिहास के अंतर्गत पहली महिला सुल्तान मानी जाती है, उसके बारे में, और इसके बाद में बलबन की जानकारी प्रदान की जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संघर्षकालीन भारत के अंतर्गत गुलाम वंश के इन 4 प्रमुख विद्वानों के बारे में अपन जानेंगे। इसके बाद में दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो खिलजी वंश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी है वो प्रदान की जाएगी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद तीसरे वंश की तरफ देखें तो तुगलक वंश है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारियों को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का प्रशासन, उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो करें तुगलक वंश के अंतर्गत देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे महत्वपूर्ण विद्वान रहा था। इसी प्रकार देखा जाए तो इस पाठ के अंतर्गत इसके बाद में सैयद वंश और लोदी वंश की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। तो लोदी वंश के अंतर्गत सिकंदर लोदी की भूमिका है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद में मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाएगा और मुगल काल के अंतर्गत जो भी राजा हुए थे उसके बारे में भी बताया जाएगा। मुगल काल के राजाओं के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले बाबर, उसके बाद में अकबर, उसके बाद में एक सूर्यवंश का राजा शेरशाह सूरी भी हुआ था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा इसमें जहांगीर, शाहजहां
औरंगजेब, इनकी प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसी संघर्षकालीन टॉपिक, भारत के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया आपके 10th बोर्ड के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की भूमिका के बारे में भी बताया जाएगा। यही नहीं बल्कि मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख कुछ विद्वान शासक हुए थे, उनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। जिसके अंतर्गत देखा जाए तो रामचंद्र सेन जो मारवाड़ का राजा हुआ था, इसी प्रकार बीकानेर का राय सिंह है, उसको बारे में बताया जाएगा। और मेवाड़ का प्रमुख राजा महाराणा प्रताप हुआ था, उसकी भूमिका, उसके जो युद्ध है उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। यही नहीं बल्कि इसी पाठ के अंतर्गत देखा जाए तो मराठा विद्वानों में प्रमुख रूप से शिवाजी की भूमिका के बारे में बताया जाएगा। शिवाजी के साथ साथ इसी पाठ के अंतर्गत आपको यहां पर सिख गुरु हुए थे जो 10 गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत का जो वर्णन दिया गया है वो अधिकांश रूप से इसी संघर्षकालीन भारत जो हमारा टॉपिक है इसके अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद में तीसरा जो टॉपिक अपना जो महत्वपूर्ण है वो है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार। अर्थात इस पाठ के अंतर्गत अंग्रेजी शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर किस तरीके से शासन किया। अर्थात इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की थोड़ी सी भूमिका बताई गई है। इसके बाद में प्लासी का युद्ध जो कि 1757 के अंतर्गत हुआ था, बक्सर का युद्ध जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने पूरी तरीके से भारत में अपने पैर जमा लिए थे, तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के अंतर्गत देखा जाए तो मराठों के साथ किस तरीके से संघर्ष किया, अंग्रेज मराठा युद्ध जो हुए थे 3, उसके बारे में बताया जाएगा। अंग्रेज मैसूर युद्ध हुए थे 4, उनके बारे में बताया जाएगा। और इसी की बाद में देखा जाए तो इसी पाठ के अंतर्गत जो अपना तीसरा टॉपिक महत्वपूर्ण रूप से अंग्रेज और सिखों के मध्य जो संघर्ष हुए थे अर्थात 2 युद्ध हुए थे उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी तरीके से देखा जाए तो इसी पाठ के अंतर्गत हम भारत के अंतर्गत प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में जानेंगे, जैसे खेड़ा किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, अहमदाबाद किसान आंदोलन। इसके अलावा दक्षिण भारत के अंतर्गत किसान आंदोलन किस तरीके से हुए थे, पंजाब में किसान आंदोलन किस तरीके से हुए थे, उन सब के बारे में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार जो पाठ दिया गया है इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा। इसी के साथ साथ इस पाठ के अंतर्गत भारत की कुछ जनजातियों का भी वर्णन दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोल जनजाति, इसी प्रकार संथाल जनजाति, भील, तो इन सभी जनजातियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। इसी प्रकार 1919 से लेकर के 1947 के मध्य जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए थे उनके बारे में भी जानकारी इस पाठ के अंतर्गत प्रदान की गई है। अर्थात अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार जो पाठ दिया गया है, इस पाठ के अंतर्गत यदि देखा जाए तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत मुख्य रूप से जो आंदोलन चलाए गए थे स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, उनका भी वर्णन दिया गया है। ऐसे आंदोलन प्रमुख रूप से है रॉलेट एक्टर, इसी प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित आंदोलन, तो इन सभी आंदोलनों का वर्णन है वो भी इसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा या जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ साथ इस पाठ के अंतर्गत देखा जाए तो भारत के इन घटनाक्रमों के साथ साथ राजस्थान की कुछ घटनाक्रमों का वर्णन किया गया है। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से जनजातीय आंदोलनों में भील और मीणा, इन आंदोलनों के बारे में बताया गया है। तो दूसरी तरफ राजस्थान के किसान आंदोलनों का भी वर्णन किया गया है। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के रूप में देखा जाए तो बिजोलिया किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन जिसको शेखावटी किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इसी प्रकार बेंगू किसान आंदोलन जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत हुआ था, निमोचना किसान आंदोलन जो अलवर जिले के अंतर्गत हुआ था, उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार इस पाठ के अंतर्गत
यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में भी बताया गया है कि 1857 की क्रांति की भूमिका एंड उसका स्वरूप, 1857 की क्रांति के कारण जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण रहे थे उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी तरीके से यदि देखा जाए तो इस पाठ के अंतर्गत राजस्थान प्रजामंडल को भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत भारत के किसान और जनजातीय आंदोलन के साथ साथ राजस्थान के किसान और जनजातीय आंदोलनों का भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस पाठ के अंतर्गत राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों का भी वर्णन हमें दिखाई देता है कि राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से प्रजामंडल हुए थे, उसके अंतर्गत महिलाओं की भूमिका किस तरीके से रही गई थी, उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल के अंतर्गत जो भी घटनाक्रम घटित हुए उनका वर्णन इस अंग्रेजी साम्राज्य के संबंधित जो पाठ दिया गया है, जो संघर्ष दिया गया है, इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अपना चौथा पाठ है जिसका नाम है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास। इसके अलावा छात्रों आपको ये भी बता दूं, जो अपना तीसरा पाठ था ये पाठ 6 नंबर का है, अर्थात इसके अंदर जो भी प्रश्न आता है वह निबंधात्मक आता है और अथवा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो 6 नंबर का पाठ है वो तीसरा था। इसी प्रकार चौथे पाठ की अपन बात करें तो ये 4 अंक का पाठ है। कितने अंक का है? 4 अंक का है और इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आता है। इसमें विश्व इतिहास से संबंधित जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनका वर्णन किया गया है। अर्थात इस विश्व इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, उनके कारणों का जिक्र यहाँ वर्णन किया गया है। तो दूसरी तरफ से इसमें औद्योगिक क्रांति कब हुई, कहाँ हुई, औद्योगिक क्रांति जैसे इंग्लैंड में प्रारंभ हुई तो क्यों हुई, उसके पीछे क्या लॉजिक था, तो उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। इसी प्रकार इसी पाठ के अंतर्गत अर्थात विश्व का इतिहास जो पाठ दिया गया है इसमें औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत, क्रांति के दौरान कौन कौन से आविष्कार हुए थे उसके बारे में भी वर्णन है। जैसे कृषि क्षेत्र के आविष्कार, वस्त्र उद्योग के आविष्कार, कागज उद्योग के आविष्कार। इसी प्रकार इसमें संचार क्रांति और लौह इस्पात से संबंधित जो भी आविष्कार, उससे संबंधित कौन कौन सी मशीनें हैं और जो भी छत्र है वह सभी इसके अंतर्गत बताए गए हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के अंतर्गत देखा जाए तो यही नहीं बल्कि जर्मनी और इटली का एकीकरण भी दिया गया है। जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो यहाँ पर बिस्मार्क का योगदान अच्छी तरीके से समझाया गया है। इसके अलावा जैसे जर्मनी में एकीकरण की क्या बाधाएं थी, क्या कारण थे, उसमें कौन कौन सी क्रांतियां हुई, तो उसके बारे में भी वर्णन बताया गया है। यही नहीं जर्मनी के एकीकरण के साथ साथ यहाँ पर इटली का एकीकरण का भी वर्णन दिया गया है। 10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, यदि इसके अंतर्गत बात की जाए तो इटली के एकीकरण के अंतर्गत तो इसमें मैजीनी, गैरिबाल्डी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है और इससे भी बढ़कर काउर का योगदान है वो भी इसके अंतर्गत प्रदान किया गया है। इस पाठ के अलावा इस तरीके से देखें तो इटली के एकीकरण से संबंधित बाधाएं भी है, इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से थे उनके बारे में भी वर्णन है। जैसे यंग इटली, यंग यूरोप, कार्बोनरी जैसी संस्थाओं का वर्णन है इस पाठ के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत विश्व से संबंधित घटनाक्रम है उसका वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि इन चारों पाठों के अंतर्गत है वह इतिहास से संबंधित घटनाक्रम दिया गया है। अर्थात ये जो भी चारों पाठ है ये इतिहास से संबंधित है। सामाजिक कृषि विज्ञान के अंतर्गत 4 भाग होते हैं तो उसमें इतिहास के जो टॉपिक है वो मात्र ये 4 पाठ है। और इन पाठों के अंतर्गत जो आपको मैंने अंक भार बताया है वो जैसे पहले पाठ के अंतर्गत 1+4 है, दूसरे पाठ के अंतर्गत 1+4 है, तीसरे पाठ के अंतर्गत 6 अंक है और चौथे पाठ के अंतर्गत 4 अंक है। तो इस तरीके से टोटल 20 अंक का ये अंक कहने वाला अंक प्रदान किए गए हैं। या 20 अंक के जो प्रश्न है वो इन 4 पाठों से आते हैं। इसके बाद में अपना दूसरा टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान।
राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाठ संख्या 5, जिसका नाम है लोकतंत्र, ये पाठ 1+4 के रूप में आता है। अर्थात इस पाठ के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक प्रश्न 1 नंबर का होता है और दूसरा प्रश्न है वो 4 अंक का है। अर्थात पहले का उत्तर 20 शब्दों में देना होता है, तो दूसरे का उत्तर है 100 शब्दों के अंतर्गत देना होता है। इस लोकतंत्र पाठ के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत लोकतंत्र का अर्थ क्या है, ये किन शब्दों से मिलकर बना है, इसके अलावा लोकतंत्र की रूप कौन कौन से हैं, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र का वर्णन प्रदान किया गया है। तो दूसरी तरफ इसी लोकतंत्र पाठ के अंतर्गत लोकतंत्र के प्रकार कौन से हैं, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अर्थात लोकतंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों के अंतर्गत बांटा गया है, तो उसका वर्णन प्रदान किया गया है। तो तीसरी तरफ देखा जाए तो इस पाठ के अंतर्गत लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के दोष, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो लोकतंत्र तुम्हारी जो भी शासन प्रणाली है उसका वर्णन इस पाठ के अंतर्गत हमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार छठा पाठ जो कि केंद्र सरकार से संबंधित है, केंद्र सरकार, इस पाठ के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों पद्धतियों के बारे में बताया गया है। अर्थात जो भी केंद्र सरकार ये पाठ दिया गया है, इस पाठ के अंतर्गत व्यवस्थापिका के रूप में देखा जाए तो संसद अर्थात लोकसभा का गठन और राज्यसभा का गठन, और इसी के साथ लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन है वो प्रदान किया गया है। अर्थात इसके साथ साथ संसद की शक्तियों का भी वर्णन। तो कुल मिलाकर के कहने मतलब लोकसभा, राज्यसभा और संसद का वर्णन सबसे पहले दिया गया है। इसके बाद में यदि इस पाठ के अंतर्गत देखा जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी पदच्युति कैसे होती है, उसका वर्णन प्रदान किया गया है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का गठन और उसकी कार्यप्रणाली इसके अंतर्गत दी गई है। तो तीसरी तरफ से प्रधानमंत्री, उसका मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जो भी होता है उसका वर्णन इसके अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसके साथ इस पाठ के अंतर्गत न्याय की तरफ देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात न्यायपालिका का प्रमुख जो भी अंग है उसके अंतर्गत देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका वर्णन इसके अंतर्गत दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार और बता देता हूं, इसके अंतर्गत संसद, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात इनका गठन और इसकी कार्यप्रणाली इस पाठ के अंतर्गत प्रमुखता रूप से दी गई है, जो आपको न केवल 10th क्लास के अंतर्गत और इसके बाद आने वाले टाइम के अंतर्गत भी आपके काम आएगी। इसी प्रकार अपना जो यहाँ एक बात और भी बता देता हूं, जो भी छठा पाठ है यह आपके पाठ है 7 अंक का है। इस पाठ के अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्न आता है जो कि 150 शब्दों के अंतर्गत आंसर देना होता है। तो बड़ा प्रश्न आता है और अथवा में भी आता है, वो इसी पाठ से आता है। अर्थात पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यहीं से आता है। इसी प्रकार इसके बाद में 7वां पाठ है जिसका नाम है राज्य सरकार। इस राज्य सरकार जो पाठ दिया गया है इसके अंतर्गत राज्य की गतिविधियों के बारे में बताया गया है। अर्थात राज्य के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद और विधानमंडल के गठन, कार्य शक्तियां अथवा अधिकारों के बारे में वर्णन दिया गया है। तो दूसरी तरफ इसके अंतर्गत राज्यपाल की भूमिका कैसी है, राज्यपाल के नियुक्ति कैसे होती है, उसके साथ साथ राज्यपाल के शक्तियों का वर्णन भी इस राज्य सरकार पाठ के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो तीसरी तरफ इसके अंतर्गत देखा जाए तो मुख्यमंत्री और उसकी कार्य शक्तियों का भी वर्णन है। इसके अलावा इसी पाठ के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय का वर्णन दिया गया है। प्यारे छात्रों, आपको ये भी मैं बता देता हूं कि जिस तरीके से केंद्र में भूमिका केंद्र सरकार की होती है, वैसी राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार की भूमिका होती है। अर्थात केंद्र के अंतर्गत जिस तरीके से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपना कार्य करते हैं, उसी तरीके से राज्य के अंतर्गत राज्यपाल और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। तो केंद्र में जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद द्वारा कार्य किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा टॉपिक यदि देखें तो यहाँ जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय अपना कार्य करता है केंद्र सरकार में, तो दूसरी तरफ राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर
उच्च न्यायालय अपनी भूमिका अदा करता है। यदि आपको केंद्र सरकार के गठन और शक्तियां याद हो जाती है, उसकी कार्य प्रणाली याद हो जाती है, तो फिर राज्य सरकार को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि दोनों की जो कार्य पद्धतियां हैं वो सेम है, केवल नाम का अंतर दिया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तीन पार्ट जो है, लोकतंत्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र से संबंधित है। अर्थात ये दूसरा पार्ट है, ये भी अपने 20 अंक का बोर्ड के अंतर्गत पूछा जाता है। तो एक बात पुनः बता देता हूं कि 10th क्लास के अंतर्गत पार्ट नंबर 5, 6 और 7 अर्थात सामाजिक विषय विज्ञान के अंतर्गत ये तीन पार्ट दिए गए हैं, जो सिविक्स अर्थात पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र से संबंधित है, इसमें दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत 5वां पार्ट है, वेट प्लस 4 का है, अर्थात इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केंद्र सरकार ये 7 नंबर का पार्ट है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित क्वेश्चन आता है, और जो 7वां पार्ट है, यहां से 2 प्रश्न आते हैं, अर्थात 2 + 6, कहने का मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का आता है, तो दूसरा 6 अंक का प्रदान किया जाता नहीं, 6 अंक का प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार 2 और 6 अर्थात 8 नंबर का पार्ट है। तो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि 20 अंक का जो भार दिया गया है वो नागरिक शास्त्र को प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद में हम देखें तो तीसरा पार्ट भी देखते हैं। तीसरा पार्ट है वो भूगोल से संबंधित है, अर्थात पार्ट नंबर 8 की अपन बात करें तो सबसे पहले आता है जल संसाधन। इस जल संसाधन जो पार्ट है ये 2 अंक का है, अर्थात हालांकि ये 3 नंबर का है, लेकिन इसके अंतर्गत 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं आता है, बल्कि यहाँ पर मानचित्र से संबंधित एक स्थान का नाम पूछा जाता है, जैसे कोई नदी घाटी परियोजना का नाम अथवा स्थान का नाम पूछा जा सकता है। तो जल संसाधन यहाँ पर सबसे पहले ये दिया गया है कि जल संसाधन से संबंधित परियोजनाएं क्या है, उनके प्रमुख उद्देश्य क्या है, अर्थात बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन दिया गया है इस पाठ के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है, जैसे भाखड़ा नागर परियोजना और हीराकुंड परियोजना, इस तरीके की परियोजनाओं का वर्णन किया गया है। तो दूसरी तरफ इस जल संसाधन पाठ के अंतर्गत राज्य सरकार से संबंधित योजनाओं का भी वर्णन किया गया है, अर्थात जैसे चंबल घाटी परियोजना, सरदार सरोवर बांध, तुंगभद्रा बांध, तो जो कि अपने राज्यों से संबंधित होती है, तो इनका वर्णन या जिक्र है वो प्रदान किया गया है। तो तीसरी तरफ इस जल संसाधन पाठ के अंतर्गत न केवल केंद्र सरकार से संबंधित योजनाएं हैं, बल्कि राज्य सरकार से संबंधित अर्थात राजस्थान की कुछ योजनाओं का वर्णन किया गया है, जैसे जाखम बांध, इसके अलावा बिशनपुर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना जो कि राजस्थान से संबंधित है, इसी तरीके से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इनका भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख रूप से जल स्रोत कौन कौन से हैं, उनका वर्णन भी हमें दिखाई देता है। जल स्रोतों के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत बावड़ी, कुएं, तालाब, इनका वर्णन दिया गया है। इसके अलावा जोहड़े वगैरह जो भी है शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश रूप से पाए जाते हैं, उनका वर्णन भी हमें जल संसाधन पाठ के अंतर्गत मिलता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना और उसकी कार्य पद्धति का भी वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं और राज्य सरकार अर्थात राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का जिक्र है वो हमें इस पाठ के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अपना जो 9वां पाठ है उसके अंतर्गत जो कि भारतीय कृषि से संबंधित है, भारतीय कृषि। इस भारतीय कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले ऋतुओं के आधार पर कृषि का वर्गीकरण किया गया है। तो ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की बोई जाती है, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसलों का जिक्र है। इसी प्रकार इस भारतीय कृषि के अंतर्गत विधियों के आधार पर भी कृषि का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो पहले हैं व्यापारिक फसलें, बागानी फसलें, खाद्यान्न फसलें और इसके अलावा कहने का मतलब अन्य फसलों का भी जिक्र इसमें दिया गया है। इस भारतीय कृषि के साथ साथ यहाँ पर कुछ फसलों का भी वर्णन अपन देख सकते हैं मोटे रूप से, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा, कपास, इनकी भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन दिया गया है, अर्थात वर्षा,
तापमान और इसी के साथ साथ यहाँ पर मृदा या मिट्टी कैसी पाई जाती है उसका वर्णन या जिक्र प्रदान किया गया है। लेकिन इसमें भारत में इनका जो वितरण है उनके साथ साथ राजस्थान की वितरण की पद्धति भी इस पाठ के अंतर्गत अर्थात कृषि से संबंधित बताई गई है। इसके अलावा कृषि की क्या क्या महत्व है उनके बारे में भी वर्णन है, अर्थात तिलहन और दलहन का भी वर्णन हमें दिखाई दे रहा है। अर्थात भारतीय कृषि से संबंधित जो पाठ है ये भी 2 अंक का बोर्ड के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से 10वां पाठ, यहाँ अगला पाठ अपना जो भी है उसका नाम है खनिज और ऊर्जा। ये पाठ भी 2 अंक का आता है। खनिज और ऊर्जा से संबंधित जो पाठ है इसके अंतर्गत हमारे देश और राज्य से संबंधित जो खनिज है उनका वर्णन किया गया है। अर्थात इसके अंतर्गत जैसे लौह इस्पात उद्योग, तांबा, अभ्रक, इसके बारे में वर्णन अर्थात इनके उपयोग और वितरण से संबंधित केंद्र है उनका जिक्र हमें दिखाई देता है। तो दूसरी तरफ से हमें ऊर्जा से संबंधित खनिजों का भी वर्णन दिखाई दे रहा है। अर्थात इस पाठ के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का वर्णन प्रदान किया गया है। तो ये पाठ भी अपने 2 अंक प्रदान किया गया है, अर्थात बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आता है। इसके बाद में पाठ संख्या 11 जो भी है वो है विनिर्माण उद्योग से संबंधित। विनिर्माण उद्योग, इसके अंतर्गत वस्त्र उद्योग, खनिज उद्योगों के अंतर्गत देखा जाए तो लौह इस्पात उद्योग जिसको आधारभूत उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात सभी उद्योगों का जनक इसे माना जाता है, उसका भी जिक्र है। इसके अलावा कागज और सीमेंट उद्योग का वर्णन दिया गया है। इसी के साथ साथ भारत में इन उद्योगों के साथ साथ राजस्थान में उद्योगों की क्या भूमिका है उनका वर्णन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पाठ भी 2 अंक का है। इसी तरीके से देखा जाए तो 12वां पाठ है जो मानव संसाधन से संबंधित है। मानव संसाधन अर्थात यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित ये जिक्र दिया गया है, जिसमें विश्व में भारत की क्या स्थिति है, अर्थात जनसंख्या का अर्थ, जनसंख्या की बढ़ती होने की क्या क्या कारण है, इसी प्रकार साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात उसका जिक्र प्रदान किया गया है, जिसमें राजस्थान और भारत दोनों का तुलनात्मक वर्णन हमें दिखाई देता है। यही नहीं, जनसंख्या की मुद्दों का वर्णन भी इसी पाठ के अंतर्गत आपको मिलेगा। इसके बाद में जो 13वां पाठ है वो है परिवहन व संचार, अर्थात यहां पर परिवहन से संबंधित है, जैसे सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन से संबंधित जो टॉपिक है वो इसके अंतर्गत समझाया जाएगा। यही नहीं बल्कि पाइपलाइन परिवहन का वर्णन भी इस पाठ के अंतर्गत हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा संचार के साधनों के रूप में देखा जाए तो आज के युग में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले इंटरनेट, टेलीफोन और अन्य गतिविधियों जैसे डाकघर वगैरह है उनका वर्णन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हवाई अड्डों का भी वर्णन हमें इसके अंतर्गत मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 12वां पाठ भी 2 अंक का है और 13वां पाठ भी 2 अंक का है। अर्थात यहाँ पर जो 6 पाठ दिए गए हैं इस तरीके से देखा जाए तो ये टोटल पाठ है जो 18 नंबर से संबंधित है, अर्थात भूगोल के अंतर्गत 18 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत देखा जाए तो 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो इसमें जो भी 13वां पाठ है इसमें 1+2 भी है। एंड कहने का मतलब ये है कि इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं 2-2 अंक के हैं और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये 13 अंक की हुई, फिर 5 अंक आगे तो 5 अंक के मानचित्र आते हैं जो कि इसी भूगोल से संबंधित इन 5 पाठों से संबंधित होते हैं। तो कहने मतलब ये कि 18 अंक के जो क्वेश्चन है वो इस भूगोल से संबंधित जो 6 पाठ दिए गए हैं उसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में चौथा टॉपिक अपने जो है वो आपके हैं अर्थशास्त्र से संबंधित। अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखा जाए तो पाठ संख्या 14 जो कि आर्थिक अवधारणा से संबंधित है। अवधारणा ये 3 नंबर का है, अर्थात इसके अंतर्गत 1+1 के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल। तो कहने मतलब
इस पाठ के अंदर 3 नंबर के जो भी प्रश्न आते हैं वो सभी छोटे आते हैं, अर्थात 20 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना होता है। इस पाठ के अंतर्गत हम आर्थिक नियोजन से संबंधित अर्थात जो भी योजनाएं चलाई गई पंचवर्षीय है उनके बारे में जानेंगे, नीति आयोग, इसके अलावा कुछ शब्दावलियों के बारे में जानेंगे जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। इसी के अलावा अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों के बारे में जानेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र है उसका जिक्र है इस पाठ के अंतर्गत किया जाएगा। इसके बाद में पाठ संख्या 15 जो कि अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से संबंधित है, अर्थात ये पाठ बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 4 अंक का आता है। और इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले आपको यह भी बता दूं कि अथवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पाठ के अंतर्गत देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर उदारीकरण, निजीकरण का वर्णन किया गया है, तो दूसरी तरफ वैश्वीकरण का भी वर्णन है। इसके अलावा विकासशील देशों की विशेषताएं और अविकसित देशों की विशेषताएं भी इसमें प्रदान की गई है। इस पाठ के अंतर्गत यही नहीं बल्कि स्वराज्य से संबंधित जो वर्णन है वो भी इसी पाठ के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद में पाठ नंबर 16 वो अपना है अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, अर्थात इस पाठ के अंतर्गत गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का वर्णन किया गया है। इस पाठ के अंतर्गत कहने का मतलब इनके अर्थ, इनसे संबंधित प्रमुख विद्वान कौन कौन से भी उनका जिक्र, बेरोजगारी के प्रकार अर्थात गरीबी और बेरोजगारी के कारण और उपायों का विश्लेषण किया गया है। यह पाठ भी बोर्ड के अंतर्गत 3 नंबर का आता है, अर्थात 1+1+1 कहने का मतलब 3 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो छोटे क्वेश्चन कहने मतलब 3 आते हैं। इसी प्रकार पाठ नंबर 17 जो कि मुद्रा वो सांख से संबंधित है, अर्थात इसके अंतर्गत मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, मुद्रा की क्या क्या कार्य है। इसी प्रकार सांख की गैर परंपरागत और जो भी परंपरागत स्रोत है उसके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी तरफ वित्तीय संस्थाओं जैसे वाणिज्यिक बैंक है इनके बारे में भी वर्णन है। यही नहीं बल्कि स्वयं सहायता समूह, चिट फंड कंपनी के बारे में भी जिक्र इस पाठ के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अर्थात ये पाठ भी 4 अंक का है, 100 शब्दों में इसका जवाब देना होता है। इसके बाद में अगला पाठ देखें 18वां, तो ये पाठ उपभोक्ता वो विधिक जागरूकता से संबंधित है। विधिक जागरूकता, इस पाठ के अंतर्गत भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थात इसमें उपभोक्ता शोषण के कारण, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ताओं से संबंधित कौन से अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में वर्णन है। सूचना के अधिकार का वर्णन स्पष्ट रूप से दिया गया है, उसके तरीके कौन कौन से हैं उनके बारे में भी समझाया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह 4-5 जो भी पाठ है इन पाठों के अंतर्गत यह अर्थशास्त्र से संबंधित है, अर्थात 18 अंक के सवाल यहां से भी पूछे जाते हैं। तो 2 पार्ट ये 1-1 नंबर के हमें दिखाई दे रहे हैं, पार्ट संख्या 14 और 16 और बाकी पार्ट 4-4 अंक के हैं। इसके बाद में पार्ट नंबर 19 है वो सड़क सुरक्षा से संबंधित है, ये 2 अंक का आता है। इस सड़क सुरक्षा के अंतर्गत बीआरटी क्या है, इसी प्रकार फुट ओवर ब्रिज क्या है, सिग्नल व्यवस्था क्या है उसके बारे में वर्णन दिया गया है। तो दूसरी तरफ जीने के अधिकार का भी वर्णन है। इसी प्रकार इसमें सड़क दुर्घटना के कारण और उपाय उसका जिक्र किया गया है। और फिर अपना अंतिम पार्ट जो है वह है स्वच्छता व ठोस कचरा प्रबंधन। ये पार्ट भी 2 अंक का है, जिसके अंतर्गत स्वच्छता का अर्थ स्वच्छ भारत मिशन का वर्णन किया गया है। तो किसी तरफ से स्वच्छता के प्रकारों का भी वर्णन है। इसी प्रकार इसमें ठोस कचरा प्रबंधन का अर्थ इसके निस्तारण की उपाय और ठोस कचरा से निस्तारण से उपायों के साथ साथ इसकी क्या क्या लाभ है उनका भी जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे 10th क्लास सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत टोटल 20 पाठ है, अर्थात जो टोटल पूर्णांक है वो 80 अंक का है।
तो जिसके अंतर्गत आपको इसी के साथ साथ थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत टोटल कितने प्रश्न आते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत देखा जाए तो पेपर के अंतर्गत टोटल 30 प्रश्न आते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या देखा जाए तो 1 से 10 तक जो होते हैं वो एक एक अंक के होते हैं और जिनका जवाब है 20 शब्दों के अंतर्गत देना होता है। प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 19 तक जो 2-2 अंक के होते हैं जिनका जवाब 40 शब्द के अंतर्गत देना होता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 20 से लेकर के 26 तक होते हैं, उनका जो 4-4 अंक के होते हैं इनका जवाब है वो 100 शब्दों के अंतर्गत देना होता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 27, 28 और 29 ये 3 क्वेश्चन होते हैं जो क्रमशः 6, 7 और 6 अंक के हैं, इनका जवाब 150 शब्दों के अंतर्गत देना होता है। अर्थात ये तीनों प्रश्न निबंधात्मक आते हैं। ये 27वां प्रश्न पाठ संख्या 3 से संबंधित है अर्थात हिस्ट्री या इतिहास का है, और 28वां जो सवाल आएगा वो केंद्र सरकार से संबंधित है अर्थात पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, और 29वां सवाल है वह 7वां पाठ राज्य सरकार से संबंधित है। तो इस प्रकार 3 निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं और अंतिम जो आपका क्वेश्चन आता है 30वां, वो भारत के मानचित्र से संबंधित है अर्थात भारत का मानचित्र पूछा जाता है। इस मानचित्र के अंतर्गत भारत के किसी विशेष स्थान का नाम पूछा जा सकता है, किसी नदी घाटी परियोजना का नाम पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत आते हैं।